ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। भरे भरे गाल, भूरी आंखें और मासूम सा चेहरा, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से आई एक शौक अदाकारा, 60 के दशक की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो अचानक सेंसेशन बनकर उभरी और हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर छा गई। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल। कथक नृत्य में पारंगत इस अदाकारा पर फिल्माए गए ज्यादातर गाने सुपरहिट हो रहे थे और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। मैं चली पीछे पीछे जहां। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें सिर्फ 11 फिल्मों में ही काम नसीब हुआ और ये गहरी साजिश का शिकार हो गई। क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी जिंदगी में कई पुरुषों ने विलन की भूमिका निभाई और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कराने से लेकर इनकी करोड़ों की संपत्ति भी इनसे छीन ली गई और आखिरकार लकवे की हालत में इनकी दर्दनाक मौत हो गई। कौन थी वो अदाकारा जिनकी नजदीकी तत्कालीन पीएम से होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी मुश्किलों से घिरी रही और अंत भी बेहद बुरा हुआ? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। खूबसूरत आंखों वाली एक अदाकारा कल्पना मोहन जो तूफान की तरह फिल्म इंडस्ट्री में आई और बेहद खामोशी से गायब हो गई। वो एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक ट्रेंड कथक डांसर भी थी। उनका करियर बेहद छोटा रहा, लेकिन इसी कम समय में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी और दर्जनों सुपरहिट गाने उनके ऊपर फिल्माए गए। इन बेमिसाल गीतों को देखकर आपको भी याद आ गया होगा कि ये गीत सदाबहार हैं जो कि आज भी सुनाई देते हैं। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। लेकिन इन हिट गानों की हीरोइन कौन थी? क्यों कोई उनकी बात नहीं करता और क्यों वो हिंदी सिनेमा से अचानक गायब हो गई थी? चलिए आज आपको इस बदनसीब अदाकारा की पूरी दास्तां सुनाते हैं। कल्पना मोहन का असली नाम अर्चना मोहन था। उनका जन्म 18 जुलाई 1946 को अविभाजित भारत के श्रीनगर में हुआ था। वो एक पंजाबी और डोगरा वंश से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता अवनी मोहन एक फ्रीडम फाइटर थे और मां गृहिणी थी। पिता अग्नि मोहन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी भी थे। कल्पना मोहन कुछ साल अंबाला छावनी में रही और अंबाला कैंट के एक स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। देश की आजादी के बाद उनके पिता कैंट में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यरत थे। कल्पना की नृत्य में रुचि थी और उन्होंने जाने माने कथक गुरु पंडित शंभूजी महाराज से डांस की ट्रेनिंग ली। यही वजह रही कि बचपन में ही इन्हें बड़े बड़े जलसों में परफॉर्मेंस के लिए मौके मिलते रहे। यहाँ तक कि जब भी राष्ट्रपति भवन में कोई बड़ा फंक्शन होता था तब पीएम नेहरू कल्पना को डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाते थे और उनका उत्साह बढ़ाते रहते थे। वो कल्पना को बेटी की तरह मानते थे। राष्ट्रपति भवन के ही एक समारोह में एक्टर बलराज साहनी और उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई ने कल्पना को देखा तो उनको उनके अंदर ग्लैमरस अभिनेत्री की संभावनाएं नजर आई और उन्होंने कल्पना को मुंबई आने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद परिवार से सलाह मशवरा करके कल्पना मुंबई पहुंची। मुंबई में इस्मत चुगताई ने एक तरह से उनके अभिभावक की भूमिका अदा की। इस्मत के पति और फिल्मकार शाहिद लतीफ उन दिनों एक कहानी पर काम कर रहे थे। इस्मत ने शाहिद से कहा कि वो अपनी इस फिल्म में कल्पना को अभिनेत्री के रूप में मौका दें। शाहिद लतीफ ने पिकनिक नाम से वो फिल्म शुरू की। हालांकि इस फिल्म के बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया और इससे पहले कल्पना को कुछ और फिल्में मिल गई। इनमें डायरेक्टर वसंत पेंटर की प्यार की जीत जो 1962 में रिलीज हुई और इसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई नॉटी बॉय जिसने ठीक ठाक बिजनेस भी किया। शक्ति सावंता की इस फिल्म में उनके अपोजिट थे किशोर कुमार और ये एक कॉमेडी फिल्म थी। इसी साल उनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई प्रोफेसर जिसने रातों रात सफलता की बुलंदियां पार कर दी। ये फिल्म सुपरहिट रही और उसके बाद हर जगह कल्पना चर्चा में आ गई। शंकर जयकिशन के संगीत से सजी फिल्म प्रोफेसर ने हंगामा मचा दिया। 50 साल बाद भी इस फिल्म के गीत भुलाए नहीं जा सके हैं। इसमें कल्पना मोहन के साथ एक्टर थे शम्मी कपूर और इस जोड़ी को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। लेकिन इसके साथ ही एक अफसोस ये भी रहा कि इस फिल्म की सफलता का क्रेडिट इसके संगीतकार शंकर जयकिशन और मेल एक्टर शम्मी कपूर को दिया गया और कल्पना हाशिए पर ही रही।
तभी देवानंद की नजर कल्पना मोहन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म तीन देवियां में उन्हें साइन किया। उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस नंदा और सिमी गरेवाल के साथ कल्पना भी इस फिल्म का हिस्सा बनी और तीन देवियों में शुमार हुई। इस फिल्म ने भी रिलीज होते ही सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल्पना की खूबसूरत भूरी आंखों की भी खूब चर्चा होने लगी। इस फिल्म के गीत 40 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी लोकप्रिय हैं। इसके बाद 1965 में रिलीज हुई फिल्म तीसरा कौन, जिसमें उनके हीरो फिरोज खान थे। इसी साल की फिल्म रही सहेली और 1966 में फिल्म तस्वीर और साथ ही उनकी पहली साइन की गई फिल्म पिकनिक भी रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो मनोज कुमार थे। 1966 में ही उनकी अगली फिल्म आई प्यार किए जा, जिसमें उनके साथ एक्टर थे किशोर कुमार। इसी के साथ उन्होंने एक्टर विश्वजीत के साथ बीवी और मकान में भी काम किया, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया था। तो 1967 में उनकी एक और फिल्म आई नवाब सिराजुद्दौला। 60 के दशक में बॉलीवुड में उनकी कई सफल फिल्में आई और उनकी एक अलग पहचान भी बनने लगी। लेकिन फिल्मी जानकार बताते हैं कि इसी दौरान एक फिल्म में कल्पना ने जानी मानी एक्ट्रेस मधुबाला को रिप्लेस कर दिया और जिससे शुरू हुई कुछ कंट्रोवर्सी और कुछ साजिशें। बताते हैं कि इससे इंडस्ट्री में ये खबर फैल गई कि कश्मीर से आई इस एक्ट्रेस की वजह से बड़ी हीरोइनों को भी रिप्लेस किया जा रहा है और इससे एक बड़ा खेमा नाराज हो गया और शुरू हुआ कल्पना के खिलाफ साजिशों का दौर। क्योंकि ऐसा भी कहा जाने लगा कि कश्मीरी पंडित पीएम नेहरू से पारिवारिक नज़दीकियों की वजह से कल्पना को ये तवज्जो दी जा रही है। बताते हैं कि इसी दौरान एक और ऐसी घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। दरअसल शम्मी कपूर के साथ प्रोफेसर जैसी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद डायरेक्टर्स ने फिर से शम्मी और कल्पना की जोड़ी को रिपीट करने की सोची और इसके लिए शम्मी कपूर से संपर्क किया गया, लेकिन शम्मी कपूर ने कल्पना मोहन के साथ काम करने से मना कर दिया। शम्मी ने ये कह दिया कि कल्पना सनकी हैं और अब मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। शम्मी कपूर का ये बयान मीडिया में सुर्खियां बन गया। इससे कल्पना की छवि को काफी भारी नुकसान हुआ और इसको लेकर गॉसिप का बाजार गर्म होने लगा। शम्मी कपूर उस वक्त के पॉपुलर हीरो थे और कपूर बंधुओं का उस वक्त इंडस्ट्री में काफी दबदबा था, जबकि दूसरी तरफ कल्पना का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और वो एक सीधे साधे फ्रीडम फाइटर परिवार से आई थी। ना ही वो फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों को पूरी तरह से समझ पाई थी और ना ही वो फिल्मी राजनीति में उतर के किसी खेमे का हिस्सा बन पाई थी। शायद यही वजह रही कि वो अब अलग थलग होने लगी और उन्हें बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में मिलनी धीरे धीरे बंद हो गई थी। तो वहीं फिल्में ना मिलने की वजह फिल्मी पंडित एक ये भी बताते हैं कि कल्पना फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों को अपना नहीं पा रही थी। देर रात की पार्टियों और दूसरी मौज मस्तियों में वो शामिल नहीं हो पाती थी क्योंकि ये उनके पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ था। स्वतंत्रता सेनानी पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उन्हें इस माया नगरी के रंग में रंगने से रोकते रहते थे और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री ने एक तरह से उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। अपने गिरते करियर को देखकर कल्पना डिप्रेशन में जाने लगी। वो बुरे दौर से गुजर ही रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक राइटर सचिन भौमिक की, जो कि एक जाने माने लेखक थे। मिड 60s में कल्पना ने सचिन से शादी कर ली। शादी के बाद भी वो कुछ फिल्मों में नजर आई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे फिल्मों का मिलना कम हो रहा था। लेकिन राइटर सचिन के साथ उनकी शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कल्पना का करियर ढल रहा था, वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी। इसी में पति ने भी साथ छोड़ दिया और दोनों का तलाक हो गया। इस दौरान उनकी पहले से बनी हुई इक्का दुक्के फिल्में रिलीज होती रही। कुछ साल अकेले जिंदगी जीने के बाद 1967 में कल्पना की मुलाकात एक नेवी ऑफिसर से हुई। कुछ दिनों तक चली दोस्ती के बाद दोनों ने शादी कर ली। इस कपल की एक बेटी पैदा हुई, प्रीति। लेकिन धीरे धीरे इस शादी में भी कुछ समस्याएं सामने आने लगी। दरअसल कल्पना के पति की कमाई ज्यादा नहीं थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके ससुर उन्हें धमकाते थे और कहते थे कि अपना बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो। कल्पना के मुताबिक वो काफी डर गई क्योंकि उनके पति का भी व्यवहार बहुत बदल गया था और कल्पना की पैतृक संपत्ति को हथियाने की कोशिश की जाने लगी थी। लेकिन कल्पना ने आखिरकार शादी के 5 साल बाद अलग होने का फैसला किया और 1972 में अपनी बेटी प्रीति को लेकर अलग हो गई। डाइवोर्स के बाद कल्पना ने अपनी बेटी प्रीति को अकेले ही पाला। कुछ साल मुंबई में रहने के बाद 1990 में वो बेटी के साथ पुणे शिफ्ट हो गई
और यहीं के कल्याण नगर में नया आशियाना बनाया। अब वो माया नगरी को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, जिस शहर ने उन्हें पहचान भी दी थी और पहचान और सब कुछ छीन भी लिया था। कल्पना ने करीब 10 साल फिल्मों में काम किया था और उनका करियर काफी छोटा रहा, लेकिन इसी कम समय में उन्होंने अच्छी फिल्में दी और तमाम कठिनाइयों के बावजूद बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ जोड़ियां बनाई थी। खैर, बेटी को लेकर पुणे जाने के बाद वो सालों तक वहीं रही और बेटी की अच्छी तरह से परवरिश की। धीरे धीरे बॉलीवुड के साथ साथ दर्शकों ने भी उन्हें भुला दिया। उनकी बेटी बड़ी हुई और हरीश नाम के एक व्यक्ति से उनकी शादी हुई। बेटी प्रीति शादी के बाद अमेरिका चली गई, जो कि मां से मिलने कभी कभी भारत आती थी। इसी दौरान 2011 में कल्पना मोहन का नाम चर्चा में तब आया जब अकेली रह रही कल्पना की लगभग 54 एकड़ जमीन उनके फर्जी दस्तखत से बेच देने की खबर सामने आई। पुणे के मोजेवी सागर गांव में उनकी जमीन सहारा सिटी बिल्डर्स को जाली हस्ताक्षर से बेची गई थी और ये फर्जीवाड़ा 2007 में अंजाम दिया गया था। इसकी जानकारी कल्पना को पहले नहीं हो सकी थी, क्योंकि तब वो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। दरअसल तभी ये खबर आई कि कल्पना कैंसर की चपेट में आ चुकी थी और साथ ही उन्हें पैरालिसिस अटैक भी आ चुका था। वो 5 साल तक अपनी इस बीमारी से जूझती रही। उनकी तब की एक तस्वीर जब मीडिया में सामने आई तो किसी को भी ये यकीन नहीं हुआ कि ये वही कल्पना मोहन है जो प्रोफेसर फिल्म की हिट हीरोइन थी। जमीन की फर्जीवाड़ी की घटना की जानकारी मिलने पर कल्पना की बेटी प्रीति अमेरिका से आई और मां को साथ लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। ये 3 दबंग गुंडे थे, जिनमें अकेली बुजुर्ग महिला होने की वजह से कल्पना के साथ ये हरकत की थी। पर अफसोस कल्पना और उनकी बेटी कानूनी लड़ाई लड़ती रह गई, लेकिन उन्हें जमीन वापस नहीं मिल सकी। इधर तरह तरह की परेशानियों से जूझ रही कल्पना का इलाज चलता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे बेहद कमजोर होती गई। आखिरकार 4 जनवरी 2012 को कल्पना मोहन जी ने 65 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार परिवार और करीबी दोस्तों के बीच पुणे में किया गया, जिसमें शायद कोई फिल्मी हस्ती बिल्कुल भी शामिल नहीं हुई। और इस तरह से दुखद अंत हुआ एक ऐसी अदाकारा की जिंदगी का जो बहुत कुछ डिजर्व करती थी, लेकिन वो कुछ साजिशों, नफरतों और गुटबाजी का शिकार हो गई और एक आउटसाइडर होने की वजह से भी फिल्मों की रंगीन और तड़क भड़क वाली दुनिया में कामयाब नहीं हो सकी।